नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में। हमारे साथ हैं कपासन से तीसरी बार विधायक अर्जुन लाल जिनगर, 5वीं बार विधायक बने हैं, 7 बार चुनाव लड़े हैं। इनसे हम जानेंगे, एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटिक्स में इनका। चित्तौड़ लोकसभा में पहला इंटरव्यू ये हमारा। आप सभी दर्शक बेसब्री से जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं और उदयलाल आंजना पूर्व मंत्री, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। एक बार वो सांसद भी रहे चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से। यहाँ पर 8 विधानसभाओं में से 1 मावली पर कांग्रेस, अन्य 6 पर बीजेपी और 1 पर अन्य हैं चंद्रभान सिंह आक्या, जिन्होंने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्जुन लाल जी। हमारे राजस्थान प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष, हमारे सांसद और हमारे प्रत्याशी माननीय सीपीजी जोशी बेजोड़ आदमी हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है। सौम्यता के साथ सबसे बात करते हैं, सबको एक साथ लेकर के चलने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने अपनी शुरुआत जब से की है, ये उप प्रधान पंचायत समिति मेंबर बने हैं और भदेसर पंचायत समिति के उप प्रधान बनाए गए हैं। फिर उनको जिला परिषद का टिकट मिला। जिला परिषद के टिकट के बाद में ये जिला परिषद में पहुंचे। उसके बाद इनकी इच्छा थी कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूं, लेकिन विधायक का टिकट किसी और को मिला और इनको अगले टर्म में वापस तुरंत 10 महीने बाद ही लोकसभा का टिकट मिल गया। तो ईश्वर चाहता था कि भाई ये लोकसभा के अंदर बैठे, हमारे साथ छोटी पंचायत में नहीं बैठे, विधानसभा में, और लोकसभा में बैठे तो ये लोकसभा में चले गए। और 1 बार 2 बार और इस बार तीसरी बार हमारे नरेंद्र जी मोदी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन पर पूरा विश्वास किया और इनको तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। इस बीच 1 साल पहले इनको भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कमान संभाली। इन्होंने संभालते ही लगातार दौरे करके कांग्रेस सरकार के कुचक्र से इस राजस्थान प्रदेश को बचाने के लिए, पेपर लीक से मुक्ति दिलाने के लिए, बलात्कार जो इस प्रदेश में हो रहे थे, लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही थी, माफिया पनप रहे थे, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपीजी जोशी ने बेखूबी पूरी दृढ़ता के साथ भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर के पूरे प्रदेश भर में दौरे किए, जिले की बैठकें की, यहाँ तक कि विधानसभा तक की बैठकें की और पूरे राजस्थान का दौरा करके सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक जाजम पर ला करके ईमानदारी के साथ टिकट वितरण का काम किया। और उसका परिणाम ये रहा कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने। तब से लगाकर अब तक फिर इनको वापस टिकट मिला है और अभी भी हर मंडल स्तर पर, हर शक्ति केंद्र स्तर पर, पंचायत मुख्यालय तक जाने का काम हमारे सीपीजी कर रहे हैं। जनसंपर्क उनका जारी है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने 3 दिन पूरे दिए थे और 3 दिन में मैंने 82 हमारे शक्ति केंद्र हैं, उन 82 शक्ति केंद्रों पर मैं उनको ले गया। अपार जन समर्थन मिला और उस जन समर्थन से हमको ऐसा लगता है, पिछली बार हमारे सांसद सीपीजी जोशी 6.25 लाख वोटों से जीते, अब की बार 10 लाख से ऊपर मतों से जीत करके भारत की लोकसभा में पहुंचेंगे, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है। और सामने जो प्रत्याशी है, जो उदयलाल जी आंजना, एक बार उन्होंने चुनाव लड़ा था सांसद का और किसी कारण से वो जीत गए। जीतने के बाद भी उन्होंने कोई लोकसभा क्षेत्र में काम नहीं किया। 23 साल बाद वापस इनको लोकसभा का टिकट मिला है। जनता इनसे पूछ रही है कि 23 साल तक कहाँ गए। और पिछली बार ये मंत्री रहे और मंत्री बनने के बाद में इन्होंने इस जिले के लिए कुछ भी नहीं किया। राजस्थान प्रदेश की तो छोड़ें, चित्तौड़ जिले के अंदर भी इन्होंने कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं किया जिससे लोग कोई इनकी बात को याद किया जा सके। इन्होंने खुद के विधानसभा क्षेत्र में जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनको खरी बात कह देता था या कुछ और कह देता था या इनके मुखर हो जाता था, तो उसका मर्डर तक करवाने में इनके रिश्तेदारों से मिल करके, इनके साथियों से मिल करके, उसमें इनका भांजा और इनका भाई खुद मर्डर के केस के अंदर जेल में रहे हैं।
तो इस प्रकार के कारनामे करने वाले आदमी जो सीपीजी के सामने अभी प्रत्याशी बनकर खड़े हैं, इनकी हार तय है। और केंद्र में हमारे नरेंद्र जी मोदी ने जिस प्रकार का काम किया, उस काम को हम जनता तक लेकर के जा रहे हैं। और जन जन की भावना हो गई कि मोदी मोदी करता है, हर व्यक्ति मोदी को पसंद करता है। और राम लला की जो मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया, धारा 370 उन्होंने हटाने का काम किया, उन्होंने 3 तलाक का कानून बना करके उस कानून को रद्द करने का काम किया। इस प्रकार से अनेक सफलताएं मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। और जनता जनार्दन को, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने का काम मोदी जी ने किया है। उसकी बदौलत हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 400 से अधिक सीटें मिलेगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बनेंगे। और हमारे सांसद सीपीजी जोशी तीसरी बार जीत करके जाएंगे और हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार उनको मंत्री बनाया जाएगा। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छे काम करवाए, लोगों का जानना है, कुछ लोगों ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले तो उनसे सवाल करें, कब तक प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगेंगे सांसद? उनके खुद के लोकल स्तर पर क्या काम है? सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं या उनका अपना कोई जनाधार है? सीपीजी का स्वयं का बहुत बड़ा जनाधार है। सीपीजी ने जिस प्रकार रेलवे के अंदर, सड़क के अंदर, वायु मार्ग में गांव, गरीब और किसान के लिए जितना काम किया है वो बेमिसाल है, बेजोड़ है। कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता आज की तारीख में जो सीपीजी ने काम किया। हमारे छोटे छोटे गाँव में सड़कें बनाने का काम कर लिया। जो इनको सांसद कोष मिलता है उससे कई जगह पर काम किए, सीसी सड़कें बनाने का काम किया। हमारे डीएमएफटी मद जो है, उस डीएमएफटी की मद से भी कई मिसिंग लिंक सड़कें देने का काम किया। और राजस्थान में जितना वो जल जीवन मिशन के द्वारा पैसा आना था, उस पैसे को भी स्वीकृत करा करके यहाँ लाए। नरेगा में जो काम होने चाहिए वो भारत सरकार की योजना है, वो भी काम ये लेकर के आए। इस प्रकार से अनेकों सीपीजी के स्वयं के काम हैं। पैसा अल्टीमेटली भारत सरकार ही देती है। अभी वर्तमान में मैं आपको याद दिलाऊं कि मेरे 2 महीने पहले जब मैं वापस विधायक बन करके गया था और चुनाव हो रहे थे, हमारे चुनाव होने के बाद गए तो अभी मेरे को 110 करोड़ रुपए की 2 सड़कें मिली। कारू से कपासन तक की मेगा हाईवे सड़क बनेगी और एक हमीरगढ़ से लगा कर राष्ट्रीय तक की मेगा हाईवे सड़क 50 करोड़ की बनेगी। तो मेरे को 60 करोड़ 50 करोड़ टोटल 110 करोड़ रुपए की सड़कें मुझे मिली है। तो ये लगातार प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे सीआरएफ की सड़कें हो, चाहे उनका नवीनीकरण हो, चाहे अन्य कोई, अभी हमारे सांवरिया जी में बहुत बड़ा टूरिज्म सेंटर है भगवान का, वहाँ पर 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है और वहाँ पर एक अच्छा दर्शनीय स्थल बन रहा है। इसी प्रकार से किला हमारा है, जौहर स्मृति संस्थान है। तो जो किला है, उस किले के इतिहास में जो मुगलों ने हेरा फेरी कर दी थी, उस इतिहास को ठीक करने का काम किया। किले पर भी एक पिक्चर दिखाने का काम होता है और किले पर जीर्णोद्धार का काम है, किले पर लाइटिंग का काम है, साउंड एंड लाइट का। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। इसी किले के सवाल पर लोगों का कहना है, सीपी जोशी संसद में कहते हैं, मैं एक ऐसी गौरवशाली क्षेत्र से आता हूं जिसकी वीरता, अदम्य साहस का कोई सानी नहीं है। उस क्षेत्र में जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, इनके मुकाबले टूरिज्म निपत्ते पर है। चित्तौड़गढ़ में कब टूरिज्म का उद्भव होगा? 10 साल से सीपी जोशी सांसद है, क्या इसके लिए कोई विजन है? आपकी राज्य में सरकार है और विधायक भी देखे जाए तो चित्तौड़गढ़ में एक इंडिपेंडेंट को छोड़कर सभी आप ही के विधायक हैं। क्या विजन है इस क्षेत्र के विकास के लिए टूरिज्म के मैप पे? टूरिज्म के लिए हमारे पास सबसे बड़ी धरोहर हमारा किला है, जहाँ पर महाराणा प्रताप ने, उदय सिंह जी ने, रतन सिंह जी ने, रानी पद्मावती ने एक बार नहीं 3 बार जोर हुए हैं, 3 बार साका हुए हैं। हमारे कल्लाजी राठौड़, इन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, लेकिन कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस कारण से हमारे चित्तौड़ को जाना जाता है। इसकी प्राचीर इतनी मजबूत है कि कोई इसको हिला नहीं सकता। और इसी प्रकार से अभी आप जो टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास मात्र एक चीज़ है,
और हमारा उदयपुर जो है वो होटलों के लिए, झीलों के लिए पहचाना जाता है। इसलिए यहाँ से टूरिज्म देखने के बाद जो भी टूरिस्ट आता है, दिन भर का अपना काम देखने के बाद, अपनी भ्रमण के बाद फिर उदयपुर जाना पसंद करता है। हमारे यहाँ अभी तक ठहरने की कोई पुख्ता जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो हमारे होटलें जो होनी चाहिए थी वो होटलें भी बनी नहीं हैं। इसके अलावा भी हमारे देवस्थान जो हैं चित्तौड़ ज़िले में, वो देवीय स्थान खूब है। सांवरिया सेठ की बड़ी धरती है, तो सांवरिया सेठ की धरती पर लोग लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। फिर उसके दर्शन के बाद शनिदेव का हमारे मंदिर है, वहाँ पर जाते हैं। आवर माता का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ जाते हैं। झांतला माता का तीर्थ स्थल है, वहाँ जाते हैं। तो हमारे तीर्थ स्थल खूब है, तो वह धीरे धीरे लोग आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे सांसद महोदय इस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अनेक काम करेंगे। और अभी हमारे जो गाड़ियाँ हैं, चाहे ट्रेन मार्ग हो चाहे बस मार्ग हो, अभी उसमें काफ़ी उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन करा करके हमारे रेलवे स्टेशन को भी उन्होंने बहुत ही सुंदर बनाया है। कपासन का रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है, भोपाल सागर के रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने हर क्षेत्र में काम किया और निश्चित रूप से हमारा चित्तौड़ का टूरिज्म बढ़ेगा और हमारा जिला अव्वल होगा। आपने कहा सीपी जोशी को जब 1 साल पूर्व अध्यक्ष का कार्यकाल मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ उन्होंने जोड़ा। उसके बावजूद, आपके एक साथ जोड़ने के दावे के बावजूद विधानसभा के दौरान भी देखा जाए, चुनाव के दौरान अनेकों गुट बने थे, टिकट वितरण को लेकर लड़ाइयाँ थी। आज भी हम देखें लोकसभा चुनाव में वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए। आपके एक सांसद हो या कोटा से आपके पूर्व विधायक हो, कांग्रेस पार्टी में गए, प्रत्याशी बनाए गए। बहुत से जगह पर अमूमन देखा जाता कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी वर्तमान सांसद कांग्रेस में गए। ये छुटपुट घटनाएं हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। देखा जाए तो कांग्रेस के मुकाबले में हमारा 1-8% हो सकता है, 1% भी नहीं होगा। 9000 कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, हमारे तो 1 या 2 घटनाएं ऐसी घटी होगी जो वो इस प्रकार से हुआ है, और वो भी उनको बेखा करके किया है। आक्या जी आक्या जी का ऐसा कुछ नहीं है। वो आक्या जी तो हमारे आदमी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उनको कोई कारण रहे हैं, इसमें सीपीजी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सीपीजी अकेले नहीं है जो टिकट वितरण करते हैं। टिकट वितरण का काम दिल्ली से होता है। आखिर जो छाप लगती है वो दिल्ली की आला कमान की लगती है, तभी हो सकता है। और हमारे तो प्रहलाद गुंजन जी गए थे और उनको कहा था कभी तुमको, जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे तब आपने कई गुनाह किए हैं, तो आपको क्षमा करनी चाहिए, हमसे क्षमा मांगना चाहिए। तो प्रहलाद गुंजन जी ने कहा कि मैं तुम्हारी जिल्लत सहने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ, और ये कह करके मीटिंग छोड़ करके चले गए। फिर वो तो उनके मान मनवार कराने के बाद में फिर वापस चुनाव मैदान में उतरे, वरना तो वो कांग्रेस छोड़ के वो भी भारतीय जनता पार्टी में आने वाले थे। और यहाँ तक कि ये उदयलाल जो आयना जी हैं, इनकी भी चर्चा चली थी कि ये भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश हमने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टॉर्चर करने में, उनके साथ मारपीट कराने में जो आगे रहा हो, उस व्यक्ति को हम पार्टी में नहीं ले सकते, तब नहीं आए। एक सवाल, पहले चरण के मतदान आज हो गए, लोगों का सवाल है ये, बहुत जनों ने पूछा, पहला चरण हो चुका, राजस्थान में ये पहली बार हुआ है, 12 सीटों पर चुनाव हो गए, 13 पर बाकी है। आपकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कहीं प्रचार नहीं करी झालावाड़ बारा को छोड़ के? वसुंधरा जी अब निकलेगी। उनका प्रश्न था कि उनकी जो सीट है मूल रूप से झालावाड़ की, बारा की, उस इलाके की, उन पर जो उनकी बहुत बड़ी पकड़ है, उस पकड़ को देखते हुए उन्होंने कहा बाकी के सारे सब जगह 10 जगह पर अच्छे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कोई कमी खामी नहीं है, और 2 सांसद उनके क्षेत्र के हैं, उनका प्रचार करना भी बहुत ज़रूरी था। और उनकी जो जिस इलाके में पकड़ है उसको पकड़ रखनी थी। अब ये 13 जगह पर वो आएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं, तुरंत आएंगे और सब जगह प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के इतर हम बात करें, आप 5वीं बार विधायक बने, 7 बार आपको टिकट मिला। राजनीति का इतना लंबा सफर, लगातार भारतीय जनता पार्टी में लोग कभी पार्टी 1 से 2, 2 से 3, आप लगातार इसी में रहे। ये राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ? नेता बनने की चाह कब से?
मेरी नेता बनने की चाह न तो पहले थी न आज है। पर आप नेता हैं आज। कोई मेरे को नेता नहीं मानता, सेवक मानता है। वो आपका लहजा है, पॉलिटिशियंस का कुछ भी कहें, पर आप विधायक हैं, 5वीं बार नेता है। मैं 85 में शिक्षक बना। सारे शिक्षक ही क्यों नेता बन रहे हैं? वासुदेव देवनानी हो, अनीता भदेल हो, आपकी पार्टी में शिक्षकों का ये कैसा रोल है, या शिक्षक के बेटे हो? शिक्षक एक अच्छी छवि का व्यक्ति होता है और संघ से जुड़ा हुआ होता है, और जो जिनकी परिवार की विचारधारा जनसंघ से जुड़ी हुई हो, संघ से जुड़ी हुई हो। तो मैं भी एक संघिष्ट होने के नाते, मैं तो एक स्कूली अध्यापक था, सामान्य परिवार से आता हूँ। और जब वहाँ 8 साल की नौकरी के बाद में कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा भाई कि भारतीय जनता पार्टी में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनाव के लिए हमको ज़रूरत है। उस समय 93 में ये विचार नहीं किया जा सकता था कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा। मेरे से पहले मांगीलाल जी रेगर विधायक हुआ करते थे, वो 90 के अंदर चुनाव जीते थे। उससे पहले वो 77 में जीते थे। उसके बाद हमारी सीटें नहीं आई, 90 के अंदर वो जीते। और 6 दिसंबर 92 की घटना के कारण हमारी सरकार, शेखावत साहब की सरकार को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद 93 में इलेक्शन होना था, तो सभी कार्यकर्ताओं ने कहा एक शिक्षक की आवश्यकता है। तो मेरे फादर जनसंघ के थे और जनसंघ के सारे परिवारों से उनका अच्छा तालमेल था। तो एक दिन पार्टी के कार्यकर्ता मेरे पास आए और उन्होंने कहा भाई अर्जुन जी, आपको चुनाव लड़ने के लिए हम कह रहे हैं, आपकी क्या इच्छा है? मैंने मेरे पिताजी से पूछा कि ये आए हैं, तो उन्होंने सलाह कर लो आप, नौकरी का क्या होगा? मेरे फादर, हम सामान्य परिवार से हैं, तो उन्होंने कहा नौकरी क्या होगा? तो मैंने कहा नौकरी तो इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर हार गए तो क्या होगा? मैंने कहा होगा आगे भविष्य में क्या लिखा होगा वो हो जाएगा। एक बार तो जब ऑफर आया है और राष्ट्र सेवा के लिए आया है, वो भी क्योंकि संघ में शिक्षा दी जाती है राष्ट्र सेवा, तो इस सेवा के लिए कहा गया है, तो हम आगे चुनाव में आने के बाद सारे कार्यकर्ताओं से तालमेल पहले ही था। फिर सारे क्षेत्र में घूमे और घूमने के बाद में सबने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में चल पड़े और पहला इलेक्शन हम जीते, दूसरा हारे, तीसरा जीते, चौथा में परिश्रम हो गया, इधर आ गए। यहाँ के कपासन कार्यकर्ताओं की सबकी इच्छा थी कि भाई हम आपको टिकट दिलाएं। इत्तेफाक से कोई जयपुर की एक महिला है, उसको पार्टी ने टिकट दे दिया। फिर कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा आपको निर्दलीय खड़ा होना पड़ेगा। मैंने कहा मैं निर्दलीय खड़ा नहीं होता। वो क्या आपको नहीं करना, खड़ा नहीं होना, हम खड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर जब जिद करके मुझे चुनाव मैदान में उतारा और 44,500 से ज़्यादा वोट आए और भारतीय जनता पार्टी को 19,000 वोट मिला, जमानत जब्त हो गई। इस बीच 5,500 वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया। उसके 10 महीने बाद 6 महीने बाद इलेक्शन होते हैं लोकसभा के। वसुंधरा राजे जी कपासन आते हैं, सारे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वापस दिलाते हैं और फिर वापस हमारा सफ़र भारतीय जनता पार्टी में होता है। और उसके बाद जिला प्रमुख का चुनाव हो रहा है। उस समय एक महिला सीट आई है एससी की, तो वसुंधरा जी ने मुझे बुला करके कहा कि एससी की सीट आई है महिला की और तुम क्या कर सकते हो? मैंने कहा सर जो आदेश पार्टी देगी वो करना है, कि तैयारी करो। जब तैयारी चालू हो गई, सब कुछ कर लिया, छोटे भाई की पत्नी को टिकट दिया, अच्छे मर्दों से जीते और बहुमत भी पूरा लाने का प्रयास किया। बहुमत पूरा आ गया, 25 में से 17 सीटें हम जीते और 17 सीटें जीतने के बाद में जिला प्रमुख छोटे भाई की पत्नी को बना दिया। तो वो कार्यकाल भी मैं पूरा छोटे भाई की बहू के साथ हमने इस राजनीति के सफर को पूरा किया और पूरे ज़िले के अंदर एक अच्छी पहचान बना करके सुशीला ने सबका साथ लेकर के, सबको विकास का काम दे करके इस गति को आगे बढ़ाया। फिर वापस मुझे टिकट दिया गया, फिर मैं 32,000 वोटों से जीता। फिर उसके बाद वापस टिकट दिया गया, 7,000 वोटों से जीता। फिर वापस टिकट दिया गया, अब के बार 21,344 वोटों से जीता। इस प्रकार का ये राजनीतिक सफ़र है और अभी हमारा सफ़र हमारे सांसद को जिताने के लिए हर एक बूथ पर जाने का मेरा प्लान बना हुआ है और मैं उस हिसाब से सभी जगह जा रहा हूँ। बहुत लंबा राजनीतिक सफर, 5 बार विधायक बने, अपने आप को इन फ्यूचर राजनीति में कहाँ देखते हैं? मंत्री बनने की चाह नहीं रही कि इस बार हमें भी मौका मिले?
नए नए विधायकों को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। चाह तो सब होती है, चाह क्यों नहीं रहेगी, सेवा के क्षेत्र में है, लेकिन ये है कि जहाँ है वहाँ संतुष्ट होना पड़ता है। आला कमान और प्रभु की इच्छा, रामलला की जब इच्छा होगी तब मंत्री बनने का भी अवसर जब देगी पार्टी, तब बखूबी उस पद को ग्रहण करेंगे और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में जनता जनार्दन की सेवा करेंगे और डिपार्टमेंट को आगे अव्वल लाने का काम करेंगे। आपने कहा जहाँ है वहाँ संतुष्ट, शिक्षक थे तब ज्यादा संतुष्टि थी या राजनीति में? शिक्षक थे तब भी संतुष्ट थे, राजनीति में तब भी संतुष्ट हैं, और आगे और कोई पद मिलेगा तो भी संतुष्ट हैं। असंतुष्टि का कोई काम नहीं, जो है उसको पूरा ईमानदारी के साथ निभाने का काम करते हैं। संघ में हमको यही शिक्षा मिलती है। एक आखिरी सवाल से पहले, राजनीति में कौन आइडियल है आपका, किसको आप अपने आइडियल के रूप में देखते हैं? देखो, आइडियल में प्रदेश में हमारे शेखावत साहब भैरव सिंह जी शेखावत है, जिन्होंने हमको सिखाया। उसके बाद गुलाब जी कटारिया, उन्होंने हमको विधानसभा के सारे कार्य संचालन का काम उन्होंने सिखाया। जिले में हमारे श्रीचंद जी कृपलानी है, वो हमारे बॉस हैं, वो सबको साथ लेकर के चलते हैं और आज भी हम उनको गुरु मानते हैं, और जो वो कह देते हैं वही हम मानते हैं। और वो ऐसा कहते हैं कि सबको साथ लेकर के चलो, सेवा का भाव हमेशा रखो, पूरी ईमानदारी के और निष्ठा के साथ काम करो। और उसी आधार पर शेखावत साहब ने हमको यही सिखाया, गुलाब जी ने हमको यही सिखाया, और श्रीचंद जी भी यही सिखा रहे हैं। आज आदरणीय भैरव सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, पर हर कोई आज के दौर में ये जानना चाहता है, मैं जिसके पास भी जाता हूँ, आपके भारतीय जनता पार्टी के हो, कुछ कांग्रेस के नेता भी हो, कि हमारे आदर्श रहे, हमें उनको सीख मिली उनसे। एक ऐसा वाकया, आप उस दौर से राजनीति में हैं, उनके साथ का आपका कोई वाकया, कोई याद, कोई इंसिडेंट जो आप बता सकें या सीख? शेखावत साहब ने जब हमारे मुख्यमंत्री बन गए थे और हम उनके नीचे काम कर रहे थे, तो नया जोश था, 93 में बने ही थे, तो ऐसा लगता था कि हम सर्वे सर्वा हो गए, जबकि राजनीति में कोई सर्वे सर्वा नहीं होता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और पत्रकार, इन सबको साथ लेकर के चलने की एक परंपरा है। तो हम तो ये समझते थे हम ही सब कुछ हैं। तो एक घटना थाने के अंदर घट गई थी। थानेदार कैसा काम करते हैं आप भी जानते हैं। एक निर्दोष व्यक्ति को वहाँ फंसा दिया था। निर्दोष व्यक्ति को फंसा दिया तो 3 दिन तक उसको बंद रखा। जब 3 दिन तक बंद रखा तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम थाने में चले गए। बकरी वाला प्रकरण ये वही है या कोई और प्रकरण? नहीं, उस समय बकरी वाला नहीं है। ये एक व्यक्ति कोई कुएं में गिर गया था, तो उसके भतीजे को बंद कर दिया था। जब भतीजे को बंद कर दिया, 3 दिन रह गया, तो हम पता लगाया है कहाँ, तो फिर पता चला थाने में। फिर थानेदार को मैंने लगाया, वो थानेदार मेरे से झूठ बोल रहा था। तो मैंने जब थानेदार झूठ बोल रहा था और सिपाही भी उसके साथ झूठ बोल रहे थे, तो मैंने उस समय थाने में जा करके, जबकि एक विधायक थाने में जाए अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम चले गए, जोश में चले गए। तो देखा तो खिड़की में पता चला इसको यह बंद कर रखा। तो मैंने थानेदार जी से पूछा कि भाई इसको किस जुर्म में बंद कर रखा है, कैसे पूछताछ। मैंने कहा 3 दिन पूछताछ कैसे हो सकती भाई। फिर उस समय उसका ताला खुलवाया, थानेदार की नेम प्लेट थी उसकी जेब में रखी थानेदार की, और उसको धक्के मार करके, एक सिपाही उसके साथ था और थानेदार था, उसको धक्के मार करके थाने से बाहर निकला। मेरे थाने की चबूतरे पर पैर मत देना, तुम इस तरह से बेईमानी के धंधे करते हो, नहीं चलेगा। फिर उन्होंने मेरे पर मुकदमा दर्ज कराया। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो शेखावत साहब ने मुझे बुलाया कि ये क्या किया, बंद करवाऊँ तेरे को? मैंने कहा जैसी आपकी इच्छा, मैंने कोई गलत काम किया हो तो बंद करवा दीजिए। कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है, और ऐसा कुछ है तो जो आपसे समझ नहीं रहा है, हम बेटे हैं और हमसे राय सलाह मशवरा करके इस पर डायरेक्ट मत भिड़ो। कोई मशीनरी है ये आपकी, तो उसके बाद मैं पूरी मशीनरी को साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि यही अधिकारी, यही कर्मचारी, काम करने वाले यही हैं। हम नियम नियमावली बना लेते हैं, रूल्स बना लेते हैं, रेगुलेशन बना लेते हैं, लेकिन क्रियान्वित तो इनको करना है।
जब इनके अंदर छोटी मोटी कोई गड़बड़ है तो इनको समझा बुझा करके, इनको टाइट करके इनसे काम लेना पड़ता है। तब से मेरे को सीख लगी कि इस मशीनरी को किस प्रकार से चलानी है, जिस प्रकार से एक अनाड़ी घोड़ा होता है, उस घोड़े पर किस प्रकार से सवारी की जा सकती है और उसको किस प्रकार से अच्छा चलाया जा सकता है। यदि आप अच्छे घुड़सवार हैं तो आप घोड़ा चला लेंगे, नहीं तो घोड़ा आपको नीचे गिरा देगा। तो शेखावत साहब से यही सीख मिली मेरे को कि हमेशा इस मशीनरी पर कब्जा रखो, लेकिन इतना टाइट मत करो वीणा की तारों की तरह तार टूट जाए, इतना ढीला मत छोड़ो कि आवाज़ नहीं आए। उस समय से मैं लगातार सबके साथ, सबका साथ लेकर के चलने का काम करता हूँ। और शेखावत साहब तो हमारे आदर्श रहे हैं, उन्होंने कई ऐसे काम किए जो हमको आज भी याद आता है। इस लोकसभा चुनाव पे आते हैं फिर से। इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आखिरी एक मैसेज चित्तौड़गढ़ की जनता को आपके द्वारा। मैं जनता जनार्दन से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सब मिलकर के हमारे लाडले सांसद, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रत्याशी सीपीजी जोशी को 11 लाख से अधिक वोटों से जिताने के लिए दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और हमारे सांसद महोदय को वापस सांसद बना करके भारत की लोकसभा में भेजें, ताकि वो हमारे यहाँ पर अधिक से अधिक विकास कर सके और एक सौम्यता के साथ जो हमेशा बातचीत करते हैं, सबको साथ लेकर के काम करते हैं, ऐसा सांसद हमको बहुत कम मिलते हैं। मैंने तो सांसद कई देखे हैं, ऐसे सांसद भी देखे उदयलाल जी तभी शायद आप 10 लाख के मार्जिन से 11 पे पहुंच गए इसी इंटरव्यू में। हाँ, क्योंकि मेरा टारगेट 11 का ही है, पर 10 से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा 11 में आता है। तो मैं ऐसे सांसद भी देखे मैंने, उदयलाल जी आए ना, जो सीधे किसी व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, कभी सीधा बात नहीं करते हैं, और कोई चला भी गया तो उसको चिड़चिड़ करके बात करते हैं, जैसे बिल्ली गुस्सा करते ना, इस तरह से गुस्सा करते। इसके पहले हमने गिरिजा व्यास को भी देखा है। गिरिजा व्यास की स्थिति भी यही है। गिरिजा व्यास भी जैसे खाने को दौड़ती है, कोई भी सवाल जवाब कर ले तो खाने को दौड़ती है। इससे पहले हमने उनको भी देखा है, हमारे कांग्रेस के सांसद थे भीलवाड़ा से, जो सीपी जोशी, जो इस बार वो भी सीपी है, हमारे तो विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। उनका स्वभाव ही तेजी है, सबको साथ लेकर के नहीं चल सकते हैं। वो ये समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन जनता जनार्दन के बीच में आप बड़े आदमी बन करके जाओगे तो जनता 2 मिनट में निपटा देती है, और यदि जनता को साथ लेकर के चलोगे तो जनता आपको आगे बढ़ा देती है।